नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी और आपके साथ मैं हूं गीतांजलि राघव। वो जंगलों का मालिक है, पहरेदार भी और उनका राजा भी। उसका डर इतना कि नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंगल के बेताज बादशाह बाघ की। वही बाघ जो विकास की भेंट चढ़ गया। उसका आशियाना जंगल थे जिसे आधुनिक दुनिया ने उजाड़ दिया। दरअसल साल 1973 में बाघों की घटती संख्या एक बड़ी चिंता के रूप में उभरकर सामने आती है। देश में ये संख्या घटकर 1000 के आसपास रह जाती है। लेकिन एक बार फिर से हमारा प्रकृति प्रेम रंग लाया है और जंगल में मंगल हुआ है। बाघ 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 हुआ है। भारत में बढ़ता बाघों का कुनबा, ये कहानी है एक था टाइगर से टाइगर जिंदा होने तक के सफ़र की। टाइगर सेंसस के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 70% बाघ आज भारत में हैं। 12 साल पहले एक खबर आती है कि भारत में 1200 बाघ बचे हैं। ये स्थिति बड़ी चिंताजनक थी। ऐसे में ये सोचा जाने लगा कि कैसे जंगल की जान और भारत की शान बाघ को बचाया जाए। यहीं से शुरू होती है मुहिम सेव द टाइगर की और देखते ही देखते बाघों की संख्या में इजाफा हुआ। नतीजतन आज भारत 3/4 बाघों की संख्या का बसेरा बन गया है। शक्ति, शान, सतर्कता, जंगल का राजा, साइंस का पेंथेरा ट्रिगिस और जंगल का बाघ। प्रकृति ने भरपूर समय देकर पूरे मन से गढ़ा है अपने इस बेशकीमती रत्न को। पीली और काली धारियों वाला ये माहिर शिकारी जब जंगल में अपने शबाब पर अपने साम्राज्य की गश्त पर होता है तो इसकी रौबदार चाल देखते ही बनती है। इसकी रौबदार चाल, दमदार आवाज की गर्जन घने जंगलों को चीरती चली जाती है, मानो एक पल के लिए कोई भी निर्भीक व्यक्ति जड़ हो जाए। बाघ वो जीव है जो अपना रास्ता खुद बनाता है और फिर उस रास्ते पर कभी नहीं लौटता। वो अपने शिकार का संपूर्ण अवलोकन करता है जिसे सिंहावलोकन कहते हैं, जिसके अंतर्गत वो शिकार की जगह, उचित पैंतरा और उचित समय निर्धारित करता है। इसी कारण से ये बाघ की एक विशेषता है कि वो अपने 90% शिकार के प्रयासों में सफल होता है। वो जंगल का राजा है, वो खुद शिकारी भी है और प्रकृति का रक्षक भी। जंगलों का संतुलन कायम करने में बाघों की अविस्मरणीय भूमिका रही है। हालांकि बाघों ने जैव विकास की दौड़ में अपने आप को पूर्णतः वातावरण के मुताबिक ढाला है। आम लोगों की धारणा के उलट वो अनावश्यक मनुष्यों पर हमला नहीं करते। वे आत्मरक्षा में या आत्मरक्षा के भ्रम में ही हमला करते हैं। वो भी तब जब या तो प्रजनन कर रहे हो या माँ अपने बच्चों के साथ हो या अनावश्यक तौर पर उसके इलाके में आप दाखिल हुए हो या फिर वो आदमखोर हो गया। बावजूद इसके जंगल का ये ताकतवर जीव लुप्त होने लगा है। बाघ को बचाने के लिए इसे संरक्षित करना जरूरी है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बाघों की गिरती संख्या को रोक उनकी आबादी को बढ़ाना था।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कुल 50 बाघ अभयारण्य हैं। बताते चलें कि साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों को बचाने के लिए शिखर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया गया। भारत ने यकीनन अपने संकल्प को निभाकर दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशखबरी दी कि देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। ताजा गणना के मुताबिक हमारे देश में पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 30% बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 70% हिस्सा भारत के खाते में चढ़ गया। बाघों को संरक्षित करने का मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण था। इन चुनौतियों को पार कर क्या कुछ प्रयास किए गए बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, साथ ही किस तकनीक का प्रयोग किया गया इनकी गणना के लिए, आइए जानते हैं इस एक रिपोर्ट से। भारत पर्यावरण को बचाने में हमेशा से आगे रहा है, हो भी क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बियर ग्रिल्स के शो टाइगर सफारी में कह चुके हैं कि जंगलों और जानवरों को बचाना भारत के संस्कारों में शामिल रहा है। मेरे जो संस्कार है वो मुझे मारने के संस्कार नहीं है, इसलिए ओके, तो ये मैं ले लेता हूँ। मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा। परफेक्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। इसी भावना के साथ आज हिंदुस्तान पर्यावरण संरक्षक बनकर पूरे विश्व की अगुवाई कर रहा है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एवं ग्लोबल टाइगर फोरम इसकी सहयोगी संस्था के रूप में काम करती है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में बाघों की संख्या में 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में बाघों की संख्या में देश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। यहाँ 231 अतिरिक्त बाघ देखने को मिले। यह एकमात्र बाघ संरक्षित क्षेत्र है जिसमें 200 से ज्यादा बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक में नागरहोल में 127 बाघ हैं और अगर बात करें प्रदेश स्तर पर तो बाघों की अधिक संख्या के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। यहाँ कुल 526 बाघ हैं। कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में अब 442, केरल में 190, तमिलनाडु में 264 और असम में 190 बाघ हैं। और अब बात इनकी गणना की। बाघ के निशान और शिकार के आधार पर 3.81 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल में इसका सर्वेक्षण किया गया। 5,22,000 किलोमीटर पद चिन्हों का सर्वे किया गया। भोजन शिकार के अवशेष के लिए जानवरों के 3,17,000 स्थानों से सैंपल लिया गया। 141 साइट्स पर 26,838 कैमरों का इस्तेमाल किया गया। गश्त बढ़ाने को मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स द इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजी स्टेटस ऐप का इस्तेमाल भी हुआ। पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा भारत के हर घर में मिलती है, लेकिन अब सवाल ये है कि बाघ बच तो गए, लेकिन खाएंगे क्या। जाहिर तौर पर बाघों की बढ़ी हुई संख्या अपने साथ कई मुश्किल सवाल भी लेकर आई है। सवाल संतुलन का, सवाल अन्य जीव वनस्पतियों के संरक्षण का और सवाल वाइल्ड लाइफ समृद्धि का। भारत में बढ़ती बाघों की संख्या को लेकर कुछ जानकारों का मत है कि हाल के दिनों में मानव और बाघ संघर्ष के जो वाकया देखने को मिले हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में ये देखने की ज़रूरत है कि किन क्षेत्रों में बाघों की संख्या संवहनीय स्तर से ज़्यादा पहुंच गई है। उन्हें ऐसे क्षेत्रों में रिलोकेट किया जा सकता है जहां उनकी संख्या कम है।
जाहिर है बाघों की बढ़ती जनसंख्या शाकाहारी जंतुओं की संख्या में कमी का एक बड़ा कारण हो सकती है, जिससे पारितंत्र को गड़बड़ाने की संभावना बढ़ जाए। ऐसे में जरूरत है अन्वेषण पर आधारित एक अध्ययन की जो भारत में कुल बाघों की संख्या को निर्धारित कर सके। आपको बता दें कि भारत के 4 बाघ आरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें केवल एक बाघ है, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ का उदंती सीता नदी हो या सतकोशिया, राजस्थान का मुकुंदा हिल्स हो या फिर कर्नाटक का कावल। वहीं 3 ऐसे बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं जहां कोई बाघ नहीं है, मसलन मिजोरम का दंपा, पश्चिम बंगाल का बुक्सा और झारखंड का पलामू। इस परिस्थिति के मद्देनजर जरूरत है कि बाघ संरक्षण कार्यक्रम के तहत एक समग्र योजना बनाई जाए। विशेषज्ञों से मिले सुझाव के मुताबिक पारिस्थितिक अन्वेषण के आधार पर जहां बाघों की संख्या ज्यादा है वहां से उन्हें ऐसी जगहों पर भेजा जाना चाहिए जहां पर या तो बाघ बिल्कुल भी नहीं है या उनकी संख्या बेहद कम है। ये जो अभियान है ये केवल बाघों तक सीमित नहीं है। गिर के शेरों और हिम तेंदुओं को बचाने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। दरअसल मानव निर्मित विकास और जैविक संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने जैव विविधता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, जिसके चलते कई तरह के जीव वनस्पतियाँ संकटग्रस्त स्थिति में आ गईं। उनके जो प्राकृतिक आवास थे वो नष्ट हुए और इसी संकट से पार पाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों ने समय दर समय कई तरह के समझौते किए, प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए स्टॉकहोम समझौता स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को संपन्न हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला और बड़ा कदम माना जाता है। इसी दिन से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा देश के वन्य जीवों की प्रभावी ढंग से रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया, जो अधिनियम भारत में वन्य जीवों को समग्र रूप से संरक्षित करता है। विश्व में जैव विविधता संरक्षण 2 स्तर पर किया जाता है। पहला, जहां किसी प्रजाति को उनके ही आवास में संरक्षित किया जाए, मसलन राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जीवन मंडल आगार, जबकि दूसरा बीज बैंक, जीन बैंक और चिड़ियाघर, जहां इनका संरक्षण किया जा सके। इसी क्रम में एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में 1971 में मानव और जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि किसी जमाने में जब इन जीवों की संख्या लाखों में थी, आज वो मुट्ठी भर बची है। जैसे आज हमारे पास महज 30,000 हाथी, 3,000 गैंडे और 500 से भी कम शेर बचे हैं। हमें इन्हें बचाना भी है, बसाना भी है और बढ़ाना भी है। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देख रहे हैं ये एक ऐसी कड़ी है कि अगर इसमें से कुछ भी कम होता है तो प्रकृति की जो श्रृंखला है वो टूट जाती है और हमें लगता है कि ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है, हम महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर जंगल के ये पहरेदार समाप्त हो जाएंगे तो जंगल भी नहीं बचेंगे और उस दिन हम और आप ये गिनने के लिए मजबूर होंगे कि देश में कितने हाथी, कितने ऊंट, कितने गीदड़, कितने गेंडे, कितने शेर बचे हैं। दरअसल ये सवाल है मेरे, आपके और हम सब के अस्तित्व का। आपको छोड़े जाते हैं इसी एक सवाल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी।